फिजिक्स शाला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो हम करने वाले हैं कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। मतलब कैपेसिटर क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, कहाँ काम आता है, तो हम सिर्फ इसमें बात करेंगे कि कैपेसिटर, अगर कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से जो कैपेसिटर होता है उस पर क्या चेंजेस आ जाते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में, मतलब कि चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी और एनर्जी को होल्ड करने की कैपेसिटी में क्या क्या चेंज हो जाता है। तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं कि कैपेसिटेंस के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं तो क्या होता है। अब बेसिकली अगर जिन लोगों को थोड़ा सा, जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, बहुत बेसिक सी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको बेसिकली हम चार्ज को स्टोर करने के लिए या फिर एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर अलग अलग आपने मतलब ये डेली हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटर्स होते हैं। जैसे फ़ैन में कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। कई जगह, बहुत सारी जगह ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत एक साथ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, उस सब जगह कैपेसिटर की हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का जो फ्लैश होता है, तो मोबाइल का जो फ्लैश होता है तो उस फ्लैश के में भी से जितनी लाइट निकलती है उस लाइट को देने के लिए भी कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। तो खैर ये सारी बातें कैपेसिटर से रिलेटेड हो जाएंगी, लेकिन हम इस वीडियो में पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको। दोस्तों, फर्स्ट हमारा है कैपेसिटर विद एयर। अगर एयर फील्ड कैपेसिटर हो तो उसका कैपेसिटेंस हमें पता है क्या होता है। ये दोनों पैरेलल प्लेट्स दी हुई हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी लेके रखिए। यहाँ डायग्राम में मैंने ज़्यादा दिखाई है, लेकिन ये जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगी ये काफ़ी कम होती है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। यहाँ पर ये ए एरिया, इस प्लेट का एरिया हम लेकर चल रहे हैं, और अंदर एयर है तो एयर का जो परमिएबिलिटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये एयर फील्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ पर हो जाता है। अब अगर मान लो कि इस कैपेसिटर के अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंटर करा दिया, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हमने एंटर करा दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, आओ उसको भी देखते हैं। देखिए, अगर कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ यहाँ पर लिया है, अब कैपेसिटर के अंदर सिर्फ अगर हम सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक ही तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर प्लेस कर देते हैं तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर मटेरियल इंसर्ट करने के बाद जो उसका कैपेसिटेंस होता है वो कितना बन जाता है, C मीडियम, या सिंपली अगर मैं C डैश बोलूँ तो ये होगा K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। K यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो C डैश जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक सिंपल सी चीज़ जो आपको सबसे पहले समझनी है कि अगर कोई एयर फील्ड कैपेसिटर है, एयर फील्ड कैपेसिटर ऐसा होता है, और अगर उस एयर फील्ड कैपेसिटर के अंदर जितना भी खाली जगह है, उस पूरी खाली जगह में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो नया कैपेसिटेंस निकल कर आता है वो कैपेसिटेंस कितना होता है, K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। मतलब ये तो पुरानी ही टर्म थी, ये जो पूरी टर्म है ये तो पुरानी टर्म है, बस इसके आगे किसको मल्टीप्लाई कर दिया, K। ये K इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला K नहीं है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इस K को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। कई जगह पर ये एप्सिलॉन R भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K दिया हुआ है। अब चलो, ये तो हो गया कि अगर पूरी जगह को एक ही टाइप के कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से अगर हमने फिल कर दिया, लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कैपेसिटर है, एयर फील्ड कैपेसिटर है, उसके अंदर दो तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिए, या 3 कर दिए, 4 कर दिए, तो फिर उसका हम टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो इसके दोनों केस देखते हैं।
पहले थोड़ा सा अब एक किया था, अब दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल के देखते हैं तो किससे क्या कॉम्बिनेशन बनता है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। फिर 2 से 3 भी बढ़ाएंगे, 3 से 4 भी बढ़ाएंगे। बने रहना साथ में, है ना। तो आओ देखते हैं, शुरू करते हैं, है ना। बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए दोस्तों, अगला जो है यहाँ पर अगला क्या दिया हुआ है, हमने एक कैपेसिटर लिया, उस कैपेसिटर के अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने इंसर्ट कर दिए। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम ले लेते हैं यहाँ पर K1 और एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम क्या ले लेते हैं, K2। कहीं पर भी मैं इस पूरे टॉपिक में K1 अगर K2 K3 K लिखता हूँ तो उस K का मतलब आपको क्या समझना है, उस K का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझना है, या रिलेटिव परमेबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस तरह का डाइलेक्ट्रिक, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई इसका एक, मैं अब यहाँ पर मैं डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमें निकालना सीखना है कि ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है तो किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। जब भी आप इस तरीके से देखोगे इसे, तो हो सकता है जिन लोगों ने अगर कैपेसिटर पहले पढ़ा हो पूरा, तो उन लोगों को पता होगा कि इसका एक और तरीका होता है। मतलब इस तरीके से अगर, अब देखो ये डाइलेक्ट्रिक मटीरियल है, ये इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जस्ट बाद सीरीज में एक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया, जस्ट एक और डाइलेक्ट्रिक, नीचे नहीं है, हॉरिजॉन्टली आगे ही एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया। इसके बाद 2 की जगह 3 भी आ सकते थे। तो इस सिचुएशन में एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम निकाल के लगा सकते हैं। क्या होता है वो फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट जो होगा एप्सिलॉन नॉट ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक का ए ही है, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय ध्यान रखना है आपको कैसे लिखना है। डिवाइडेड में आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर D1। अब देखो 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की विड्थ कितनी है, D1 डिवाइडेड बाई K1, प्लस इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की विड्थ कितनी है, D2 डिवाइडेड बाई K2। इस तरह से अगर 3 हो जाते हैं तो क्या लिख देते, D1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई K2 प्लस D3 डिवाइडेड बाई K3। ये हम यहाँ पर इसमें लिख सकते थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब एक और तरीका, जब भी इस तरह से, जैसे एक और अगर मैं सिंपली आपको बना के बताऊं, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है इस तरीके से, है ना, और ये यहाँ पर यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, यहाँ K2 और यहाँ पर है K3। ये भी D ले लेते हैं, ये D ले लेते हैं, ये D, मतलब ये विड्थ जो है वो D है, एरिया जो है A। अब मुझे इसका C इक्विवेलेंट लिखना है, तो मैं इसका C इक्विवेलेंट कैसे लिख सकता हूँ, इसका C इक्विवेलेंट लिखने का तरीका है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, अब ये कितनी विड्थ है D, तो D डिवाइडेड बाई K1 प्लस ये कितनी है, ये भी D मैंने जानबूझ के ऐसा लिया, D की जगह D/2 भी हो सकता है ना। अब मान लो इसकी जगह ऐसे दे देता कि यहाँ से यहाँ तक D है और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो D/3 D/3 ले लेते। अगर 2 पार्ट होते तो D/2 कर देते, तो ये K2 प्लस D/K3, और इसको हम आगे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन, तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास जो कहानी बनेगी वो क्या बनेगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। सॉल्व करना, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो ये तुम्हारे पास बनेगा K1 इंटू K2 प्लस K2 इंटू K3 प्लस K3 इंटू K1, और ऊपर चला जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो सिचुएशन बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पर आ सकती है। अब इसको करने का एक और तरीका हो सकता है ना। अगर मान लो इसमें तो चलो ठीक है, ये तो हमने इस तरह से बना दिया, लेकिन इसकी जगह हम एक और तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर 3 आ रहे हैं तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर इसकी जगह एक मटेरियल यहाँ की जगह इसके नीचे आ गया तो फिर कैसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो उसी के बारे में देखते हैं कि अगला कॉम्बिनेशन जो बन सकता है। अगर अभी तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरफ था, अब अगर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक के बाद नीचे अगर आ गया, जैसे एक यहाँ था एक इसके नीचे आया, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। आ जाओ।
अब मान लो कि इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन अभी हमने देखा। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या है कि मटेरियल नीचे की साइड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे, एकदम टेंशन फ्री होके, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है ना, बहुत जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसके लिए तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या चीज़ पता होनी चाहिए? इसके लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। किसका सीरीज कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर कई सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हों तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, और अगर पैरेलल में लगे हुए हों तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगे हुए तो एक के नीचे एक, इस तरीके से अगर कैपेसिटर लगे हुए होते हैं तो उसका हम कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? C1 + C2 + C3 डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट बिना किसी दिक्कत के सीधे जोड़ दो। लेकिन अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इस तरीके से हमें करना पड़ता है। अब एक छोटी सी जो बात समझनी है हमें, अगर मान लो कभी भी इस तरीके से दिया हुआ है तो एक बार के लिए अगर बहुत सिंपलेस्ट इस तरह के कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, दिखने में कुछ इस तरह के अगर फॉर्मेशन दिखती है तो तुम्हें यहाँ पर इसको हम क्या मान सकते हैं? मान लो इसका इसका ये K1 है, ये K2 है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये K1 एंड ये K2, तो इसको एक कैपेसिटर मान लेंगे, इसको एक कैपेसिटर मान लेंगे। इसको जब मैं एक कैपेसिटर इसको मैं इस तरीके से बना के लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ C1 और इसको मैं लिख सकता हूँ C2, ठीक है, एक C1 हो जाएगा और एक C2 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको अगर लिखना चाहें तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ? एक मटेरियल ऊपर, तो इसको इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ के बनाया जा सकता है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा C1, इसके अंदर K1 मटेरियल है, इसके अंदर K2 मटेरियल है, तो ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। तो C1 और C2 हो जाएगा, कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से अब मान लो 3 होते तो यहाँ K1 K2 K3 वाला तो C1 C2 C3 हो जाता। यहाँ पे भी 3 होते तो C1 C2 C3 इस तरीके से ये हो जाता। अब बस छोटी सी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, देखो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा इधर वाला K1 वाला जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये K1 वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पूरी बाउंड्री K2 के साथ ही कनेक्टेड है। अगर मान लो K1 की यहाँ से लेकर यहाँ तक की, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बाउंड्री है, ये वाली पूरी जो बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री इस K2 के साथ ही कांटेक्ट में है। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री है, उसके बाद आधी बाउंड्री K2 के साथ और आधी बाउंड्री किसी और मटेरियल, तो फिर उसमें अलग हो, वैसे केस भी कंसिडर कर लेंगे। लेकिन तुम्हें इस तरह से ये समझ में आना चाहिए, देखते ही समझ में आना चाहिए कि हाँ इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं, क्या सीरीज़ में कंसिडर कर सकते हैं और पैरेलल में कंसिडर। तो ये सीरीज़ में है तो इसके लिए सी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? 1/C1 + 1/C2, और इसके लिए क्या बन जाएगा? सी इक्विवेलेंट C1 + C2, ठीक है। अब C1 C2 कैसे बना? अब देखो जब यहाँ पर C1 C2 की हम बात कर रहे हैं तो तुम्हें हो सकता है कई बार क्वेश्चन में, जैसे इसकी मैं बात करूँ तो हो सकता है तुम्हें ये D दे दिया जाए। अब देखो अगर ये पूरा प्लेट का एरिया अगर A है तो हो सकता है ये वाला पोर्शन तुम्हें बोला जाए कि A/2 है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? A/2। तो जब हम C1 के लिए बात कर रहे हैं तो C1 के लिए कैपेसिटेंस क्या बनेगा? C1 मतलब ये ऊपर वाला, बस ऊपर वाले पोर्शन को देखो, तो ऊपर वाले पोर्शन को जब देखोगे तो क्या बनेगा? ε0 A/2 डिवाइडेड बाई D और K1। और इसी तरीके से C2 मतलब ये नीचे वाला पोर्शन, तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये कैपेसिटर बन रहा है, तो इस कैपेसिटर की जो विड्थ है वो D है और एरिया A/2। तो C2 कितना हो जाएगा? K2 ε0 A/2 डिवाइडेड बाई D, ऐसे ही होगा K2 ε0 A/2 डिवाइडेड। अब फिर इसको हम आगे लिख के सोल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको पुट करके देखना कितना आंसर आना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम जब निकालोगे लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से ये आंसर इसका बनना चाहिए। तुम खुद एक बार इसको चेक करके देखना, K1 + K2
एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2DA आई थिंक बनना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, इसमें अगर मैं C1 लिखूँगा तो यहाँ C1, अब C1 ये वाला पोर्शन बन रहा है, ये कैपेसिटर वाला पोर्शन। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम C1 वाले में देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का D दिया हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक D डिस्टेंस दी है, और मैंने बोल दिया क्वेश्चन में कि ये D/2, ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ होगा। ऐसा टेंशन मत लेना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना पोर्शन इधर है कितना पोर्शन उधर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो देगा। हमें क्वेश्चन दिया है, हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले देगा। तो D/2, अब देखो इसको अगर मैं कैपेसिटर मान के चलता हूँ तो इसकी विड्थ D/2, एरिया A, तो कितना हो जाएगा K1 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मटेरियल आ गया। अब सिंगल मटेरियल है ना इस वाले कैपेसिटर में, अगर एक सिंगल कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर तुम देख लो भाई कि ये ऐसे भर दिया, तो इसको देख के चल लो भले, ये एक सिंगल कैपेसिटर, तो सिंगल कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है, तो K1 इसकी विड्थ कितनी हो गई D2 और एरिया A, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/2 इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से अगर C2 की बात करें तो इसके लिए देखो यहाँ K2 है, एप्सिलॉन नॉट K2 और एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना है इसका, एरिया तो A ही दिया है, और विड्थ कितनी है D/2 विड्थ दी हुई है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और ये यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ निकल कर इसमें आ जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब इसको यहाँ पुट कर देना, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ मैं, क्या किया हमने यहाँ पर, इस तरह के कॉम्बिनेशन देखना, इसके बाद एक और मटेरियल अगर आ जाए तो 3 कॉम्बिनेशन, और मटेरियल यहाँ पर एक के बाद जस्ट एक के बाद एक इस तरीके से आता है, एक यहाँ पर दूसरा इधर, एक उधर फिर इधर, ऐसे जस्ट इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाए तो सिंपली वो सीरीज में हो जाएगा। और अगर एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आते गया तो फिर किस में हो जाएगा, पैरेलल में, ठीक है। अब इसमें हम और कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं, जेईई में कई बार या नीट में कई बार अलग कॉम्बिनेशन भी आते हैं, लेकिन पहले हमें ये कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं आया तो भी बता देना, ठीक है ना, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो भी पता लगना चाहिए, ताकि आगे कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए। तो शुरू करते हैं, फिर अगला कॉम्बिनेशन लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हम शुरू करेंगे उसको मैं डायग्राम क्वेश्चन के थ्रू ही तुम्हें डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के थ्रू ही हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस हम अच्छे से देखेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें एक आइडिया लगना चाहिए कि एक बेसिक सा आइडिया ये लगना चाहिए कि भाई जितने भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, कम से कम उतने कैपेसिटर या उससे ज़्यादा कैपेसिटर बन सकते हैं। एक कैपेसिटर के अंदर 2 पैरेलल प्लेट के अंदर जितने भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे हुए होते हैं, या तो उसके बराबर जितने टाइप, जैसे अब यहाँ पर 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, यहाँ पर भी 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो या तो मिनिमम 3 कैपेसिटर तो बनेंगे ही बनेंगे, या 3 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 कैपेसिटर तो बनेंगे ही बनेंगे, या 3 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3 कैपेसिटर बनेंगे या 3 से ज़्यादा, मतलब 3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो जितने नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, या तो उतने कैपेसिटर बनते हैं या फिर उससे ज़्यादा कैपेसिटर बन सकते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन में। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को वो सीरीज पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन से रिप्लेस करेंगे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने किया था ना, वहाँ पर वो एक मटेरियल के बाद दूसरा मटेरियल, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में रिप्लेस करके सॉल्व कर लिया था, और जो दूसरा वाला था उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख के सॉल्व कर दिया था। तो वैसे ही यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब एक छोटी सी चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, और बताता हूँ। कब हमें पता चलेगा कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने कैपेसिटर बन रहे हैं और वो कैसे अरेंज है, तो हमें आसानी से सारी चीज़ पता लग जाएगी। आ जाओ इधर देखते हैं हम। देखो, तुम्हें क्या करना है, कोई भी कैपेसिटर है, जैसे मान लो इस तरह से कैपेसिटर है, तो अगर हमें ऊपर से नीचे जाके देखना है, ये इस तरीके से, मतलब इस तरीके से कनेक्टेड है, तो ऊपर से, एक तो होता है इधर से, इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं चलना है, हमें ऊपर से नीचे वर्टिकली चलना है। समझ में आ गया? तो मैं जब भी वर्टिकली बोल रहा हूँ तो हमें मतलब है मैं ऊपर से नीचे चेक करते हुए चल रहा हूँ। क्या चेक करते हुए चल रहा हूँ वो भी देखते हैं, ठीक। अब देखो,
हम क्या करेंगे, हमें ऊपर से नीचे चेक करते हुए चलना है। कभी भी अगर जब भी हम ऊपर से नीचे चेक करते हुए चलते हैं तो अगर जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऊपर से आए तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या भरा हुआ है, पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो पूरा भरा हुआ है। अब ऊपर से नीचे आओ तो देखो यहाँ तो एक ही है, धीरे धीरे अब यहाँ पर एक बाउंड्री चेंज हो गई। अब जैसे इस हॉरिजॉन्टल बाउंड्री इसको बोलते हैं, जहाँ से वर्टिकली ये डाइलेक्ट्रिक चेंज हो जाता है यहाँ पर, तो ये आ जाती है एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री। इसके जस्ट नीचे अब देखो दो मटेरियल आ गए, एक तो K2 आ गया और एक K3 आ गया। अब समझना क्या है यहाँ पर, जब भी आपके पास K2 और K3 आता है यहाँ पर, तो आप ये देखो कि इस K2 की पूरी बाउंड्री किसके साथ कांटेक्ट में, ये वाली बाउंड्री नहीं, हर कैपेसिटर में दो तरह की बाउंड्री हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री और एक ये वर्टिकल बाउंड्री। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें देखना है कि वर्टिकल बाउंड्री आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वर्टिकल बाउंड्री आ रही है तो उसके साथ में कौन सा कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोई वर्टिकल बाउंड्री आई नहीं, यहाँ से लेकर इस पूरे पोर्शन में रीजन में कोई वर्टिकल बाउंड्री नहीं है। जैसे ही नीचे आए तो यहाँ पर ये एक वर्टिकल बाउंड्री आ गई, मतलब K2 के साथ K3 कनेक्ट है, मतलब कांटेक्ट में। तो K2 के साथ जब K3 कांटेक्ट में, तो पूरे पोर्शन में K2 के साथ K3 ही कांटेक्ट में है। समझ में आ रही है बात। तो ये दोनों, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सीरीज में मान लेंगे, ठीक है, और इस पूरे को इसके साथ पैरेलल में कंसीडर करेंगे। तो मैं एक बेसिक सी चीज़ ध्यान रखना कि जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो हमेशा इस तरह के कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। मतलब कई सारे कैपेसिटर सीरीज़ में हो सकते हैं और वो सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन पैरेलल बनेगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर पैरेलल में आ गए फिर उनका कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहा है, ऐसे कभी नहीं होगा, हमेशा सीरीज़ में हो सकता है ना। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। तो अब इसको अगर मैं बनाता हूँ तो किस तरीके से बन सकता है, ये ऊपर से नीचे आया तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसको तो हम सिंपली कैसे बना सकते हैं, देखो एक ऊपर कैपेसिटर और इसके साथ ये दोनों कैपेसिटर एक साथ में है तो ये सीरीज़ में हो जाएंगे। तो ये किससे बन जाएंगे, इस तरीके से ये यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो और इसको C3 बोल दे। C1 की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। C1 की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K है, तो K1 एप्सिलॉन नोट, एरिया देखो, अब एरिया A दिया हुआ है और विड्थ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की D, तो ये D होगी। C2 की अगर मैं बात करूँ, अब देखो C2 ये वाला पोर्शन है, तो इसके लिए विड्थ कितनी हो गई, D/2, टोटल D है, ये D/2 तो ये भी D/2 और ये एरिया A, तो क्या लिख देंगे, K2 एप्सिलॉन नोट A D/2। और सिमिलरली C3 के लिए कितनी हो जाएगी, K3 एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाई D/2। इस तरीके से हो जाएगी। बहुत आसान सी चीज़ है। बहुत आसान सी चीज़ है, आराम से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इस तरह से बन गया। अब दिक्कत आएगी इस वाले में। अब इस वाले के हिसाब से देखूं तो आपको क्या देखना है, देखो यहाँ से ऊपर से आओगे तो ऊपर से ही वर्टिकल बाउंड्री शुरू हो गई है। यहाँ पर तो वर्टिकल बाउंड्री शुरू हो ही नहीं थी, नीचे जाके शुरू हुई। तो जब अगर वर्टिकल बाउंड्री आना शुरू हो जाए तो ये जरूर चेक करते रहना कि इस तरफ और इस तरफ, इस साइड वाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन कौन से मटेरियल चेंज कर रहे हैं। अब आ जाओ, बहुत सिंपल सी ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर वर्टिकल बाउंड्री मतलब जैसे इधर, तो इधर कुछ अलग मटेरियल है, इधर कुछ अलग मटेरियल है। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, यहाँ तक तो एक, यहाँ तक K1 K2 के साथ कांटेक्ट में, यहाँ से यहाँ तक K1 जो है K2 के साथ कांटेक्ट में, लेकिन इस पोर्शन के बाद K1 K3 के साथ कांटेक्ट में आ गया। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे यहाँ पर K1 वर्टिकल बाउंड्री चल रही है ना, तो K1 K2 के साथ कांटेक्ट में है, तो जहाँ तक भी ये कांटेक्ट चलता है वहाँ तक रहो। उसके बाद जहाँ कांटेक्ट खत्म हुआ ना, वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पर। इसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर K1 खत्म हो गया, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि K1 के साथ K2 कांटेक्ट में है।
तो K1 के साथ अगर K2 कांटेक्ट में है तो यहाँ पर जैसे ही कांटेक्ट यहाँ तक रहा तो यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना दो, ड्रॉ कर दो, पूरी लाइन, पूरे, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ तक, पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, बना दी। फिर नीचे चलो, फिर नीचे आए तो यहाँ पर K1 किसके साथ कांटेक्ट में आ गया, K3 के साथ। तो अब ये देखो नीचे नीचे, अब तो पूरा कैपेसिटर ही खत्म हो गया। तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करी। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखो, अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद तुम्हें कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 कैपेसिटर यहाँ बनेंगे। ये वाला जो कैपेसिटर है, इसकी वजह से जो कैपेसिटर बन रहा है, ये कैपेसिटर इसके साथ सीरीज़ में होगा और ये कैपेसिटर इसके साथ सीरीज़ में होगा और पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा। कैसे, देखो यहाँ पर अगर इसको मैं बनाऊँगा ना तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये लिया, फिर ये लिया, फिर उसके बाद ये लिया, फिर ये लिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है, सर आपने तो कैपेसिटर तोड़ दिया। तोड़ा नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं तोड़ा है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने ऐसा किया है। अब हो सकता है कुछ लोगों के ये थोड़ा सा आप ले लेना कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो है हमारे पास K1 है, यहाँ पर भी वो सेम मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ पर जो है ये एक मटेरियल और दूसरा जो है यहाँ पर K3 वाला मटेरियल है। ठीक है, तो इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल देंगे, इसको C3 और इसको C4, जैसे भी तुम चाहो वैसे इसको अपना नाम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर इसकी जगह इस कॉम्बिनेशन को ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, भाई सीधा ही दिख रहा है, ऐसे लो और ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में ना, तो ये यहाँ पर, तो इसको ऐसे बना दो कि ये कैपेसिटर लिया और एक कैपेसिटर ये और एक ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों आपस में पैरेलल में दिख ही रहे हैं और ये वाला पूरा सीरीज़ में हो जाएगा इसके साथ। ये गलत है, ये चीज़ ध्यान रखना कभी भी। अब देखो यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन, यहाँ पर गलती पकड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका, अगर आपने बना भी दिया बाई चांस, तो आपको यहाँ ये चेक करना है, कभी भी सिंगल कैपेसिटर्स जो हैं, सिंगल कैपेसिटर आपस में पैरेलल में नहीं आ सकते इस तरह से। अगर दो से ज़्यादा हमारे पास मटेरियल है, दो से ज़्यादा मटेरियल आ रहे हैं और कहीं पर हमने इस तरीके से बना दिया, मतलब या तो फिर वो एक के नीचे एक पूरा फिल होना चाहिए, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन बने हुए तो वहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, मतलब ऐसा नहीं बन सकता। इसका रीज़न क्या है, देखो जब भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दूसरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ कांटेक्ट में होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ की बात करें, इस पूरे पोर्शन में K1 K2 के साथ कांटेक्ट में, K1 K2 के साथ कांटेक्ट में, तो सपोज़ यहाँ 10 वोल्ट था, तो K1 जब K2 यहाँ पर मटेरियल लगे तो सपोज़ यहाँ पर 5 वोल्ट आया, लेकिन यहाँ K1 वाला जो पोर्शन है वो K3 के साथ कांटेक्ट में, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट नहीं होगा, वो कितना होगा, 6 वोल्ट। सपोज 6 वोल्ट लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो। क्या किया मैंने, दो मटेरियल जब कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता है, और ये दो डिफरेंट के लिए, तो K1 K2 के लिए जहाँ पर कांटेक्ट में उस जगह पोटेंशियल अलग होगा और K1 K3 के लिए पोटेंशियल अलग होगा। अब अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, तुम खुद सोचो, यहाँ 10 वोल्ट और ये वाली चीज़ थी, तो ये वाली जो जगह है वो ये यहाँ वाली, तो यहाँ 5 वोल्ट और यहाँ 6 वोल्ट कैसे हो सकता है, सेम पॉइंट अलग अलग पोटेंशियल कैसे रह सकते हैं, समझ में आ रही है बात। तो इसलिए हम इस तरीके से इसको नहीं बना सकते, लेकिन इस सिचुएशन में तो ये पॉसिबल है। अगर यहाँ 10 वोल्ट दे दिया तो यहाँ 5 वोल्ट आराम से हो सकता है और यहाँ 6 वोल्ट हो सकता है, क्योंकि ये आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं है। इसीलिए कभी भी इस तरह के दिया जाए तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल बाउंड्री, वर्टिकली नीचे चलेंगे और जहाँ पर भी हमें मटेरियल में चेंज दिखेगा वहीं पर एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री बना देंगे। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कितने कैपेसिटर बनने वाले हैं, 4 कैपेसिटर बनने वाले हैं, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ और फिर पैरेलल में। ठीक है, एक और देखते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब तो ऐसा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अब देखो, सबसे पहले तो हमें कितने मटेरियल दिए हुए हैं, 4 मटेरियल दिए हुए हैं, K, K2, K3, K4, 4 मटेरियल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 4 कैपेसिटर नहीं बनेंगे, 4 से कम तो बनेंगे ही नहीं कभी। अब 4 बनेंगे या 4 से ज़्यादा बनेंगे वो कैसे पता करेंगे, ऊपर से चलो
तो एक वर्टिकल बाउंड्री शुरू हो गई, K1 किसके साथ कांटेक्ट में है, K2 के साथ। अगर ये पूरा इस जगह पर K1 भरा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये पूरा एक कैपेसिटर बन जाता। अब K1 के साथ यहाँ तक कौन कांटेक्ट में है, K2। तो कहाँ तक चलेगी ये लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन चल रही है, इस जगह से लेकर इस जगह तक ये लाइन चल रही है। इसके बाद यहाँ से यहाँ वाले पोर्शन में K1 K3 के साथ कांटेक्ट में, और यहाँ से यहाँ वाले पोर्शन में K1 K4 के साथ कांटेक्ट में। तो हमें क्या करना चाहिए, आई गेस हमें अब यहाँ पर इस तरीके से एक बाउंड्री बना देनी चाहिए इस जगह पर, जस्ट इस जगह पर एक बाउंड्री बना देते हैं, क्योंकि जैसे मटेरियल चेंज हुआ, मटेरियल की बाउंड्री चेंज हुई, मतलब यहाँ K1 K2 के साथ था, अब नीचे चेंज हो गया तो यहाँ पर एक बाउंड्री बनाई, फिर नीचे चलते गए, फिर यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी। तो यहाँ पर टोटल कितने कैपेसिटर बनेंगे, 6 कैपेसिटर बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 कैपेसिटर बनेंगे। क्या कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन हम करेंगे, है ना, क्योंकि सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है, तो हम कॉम्बिनेशन मैं सिर्फ यहाँ पर अब बना के देख रहा हूँ। तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में, फिर ये दोनों सीरीज़ में, तो क्या बन जाएगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ ये इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। अब ये इंडिविजुअल कैपेसिटर, तो इसको तुम नाम दे सकते हो C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6, अपने अकॉर्डिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये C1 है जैसे, तो ये वाला पोर्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही C1 का काम कर रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। C2, ये वाला पोर्शन जो है वो C2 का काम कर रहा होगा, ये वाला पोर्शन जो है C3 का काम कर रहा होगा। तो मैं एक निकाल के बता देता हूँ, बाकी तुम निकालना। तो अगर मान लो मुझे C1 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, C1 तो विड्थ कितनी है D, तो K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A, ये पूरे ये सारे एरिया एक जैसे हैं, ये A है तो ये भी A लेना है, ये भी A लेना है, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। C2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, C2 अगर निकालेंगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर कैपेसिटर बन रहे होंगे, इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो, या इस क्वेश्चन में हो सकता है तो मैं ये कन्फ्यूज़न आ गया कि यहाँ पर तो 4 ही मटेरियल थे, फिर 5 ये 6 कैपेसिटर कैसे बन गए। उससे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंडेंसी आती है कि ऊपर से नीचे जाने पर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ कहाँ तक कांटेक्ट में है। जहाँ पर कांटेक्ट ख़त्म होगा, जहाँ पर एक वर्टिकल कांटेक्ट ख़त्म होगा, वहाँ एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री आ जाएगी, फिर एक कांटेक्ट ख़त्म होगा, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक कांटेक्ट ख़त्म होगा, फिर एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है। देखो अब समझ में आएगा फटाफट से, इधर देखो। तो ऊपर से चलते हैं, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री शुरू हो गई, यहाँ K1, अब ऐसा नहीं नीचे यहाँ K1 लिखा है तो यहाँ K1 नहीं होगा कि सर यहाँ तो लिखा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी K1 है, यहाँ पर भी K1 है, ये पूरा कहीं तक भी लिख सकते हो, तो मैंने एक ही जगह लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये मटीरियल कहाँ तक कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ऊपर से चले नीचे नीचे जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या करोगे, एक बाउंड्री बना दो ऐसी, ठीक है, एक बाउंड्री बना दी। उसके बाद फिर नीचे जा रहे हैं, यहाँ K1 अब K4 के साथ कांटेक्ट में आया यहाँ तक चल रहा है। इसके बाद तो फिर K4 और K2 आगे अलग कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब कॉम्बिनेशन चेंज हो गया ना कांटेक्ट में, तो यहाँ एक और बाउंड्री बना दी। फिर यहाँ पर अब इसके नीचे तो कोई और, मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो देखो थे कितने, मटीरियल कितने टाइप का है, एक K1 K2 K3, 4 टाइप का मटेरियल है, लेकिन फिर भी इसमें कितने बन गए, 6 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, 6 यहाँ पर बन गया है ना, 6 टाइप के कैपेसिटर। तो इसको भी हम कैसे बना देंगे, इसको भी बनाने का तरीका आसान है। यहाँ पर वो डायमेंशन तुम्हें दे दी जाएगी कि भाई ये डायमेंशन है और क्या क्या डायमेंशन तुम्हारी होगी, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी। कि यहाँ पर मान लो कि ये अगर सपोज़ A है और यहाँ पर ये भी A अगर दी हुई है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2A है, तो आसानी से बता सकते हैं ये A है तो यहाँ से यहाँ तक A, ये A, तो ये पूरी की पूरी A दी हुई है, तो इसमें से ये वाला कितना बनेगा, 2A बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2A है, ये A तो ये 2A बन जाएगा ये, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी। अब ये दोनों सीरीज़ में, तो ये इसके साथ सीरीज़ में,
ठीक है, फिर इसके साथ सीरीज़ में, फिर इसके साथ सीरीज़ में। जब हम ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, तो दो कैपेसिटर में एक जैसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ सकता है ना, ऊपर नीचे कहीं पर आपस में। अगर इसमें और इसमें है तब तो वो पूरा एक ही हो गया, है ना। ऊपर नीचे जैसे यहाँ पर K1 है तो यहाँ पर भी K1 आ सकता है, यहाँ K4 है तो यहाँ K4 आ सकता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन आइडिया है वो तुम्हें ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे आने पर, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर जो चेंज होता है, ये मटेरियल जब आपका चेंज होगा यहाँ पर ऊपर से नीचे तक आने में, अगर कहीं पर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया तो वहीं पर एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री बना दो और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो। अब इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं। 3 भी हो सकती है, 3 बाउंड्रीज भी हो सकती है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं कि किस तरीके से। तो देखो, ऊपर से नीचे 2 जगह वर्टिकल बाउंड्री आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पहली बाउंड्री यहाँ पर आ गई तो पूरी लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। यहाँ चेंज हो गया ना। अब यहाँ पर नीचे देखो, इधर तो इधर इधर तो पूरी एक लाइन ड्रॉ कर दो। फिर नीचे चलोगे, ये यहाँ पर चेंज होगी तो एक और लाइन ड्रॉ कर दो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये ऐसे बन जाएगा। ये 3 कैपेसिटर ऐसे, फिर 3 कैपेसिटर ऐसे, फिर 3 कैपेसिटर ऐसे, फिर 3 कैपेसिटर ऐसे। इस तरीके से ये कैपेसिटर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस के बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई ये 3-4 कैपेसिटर ऐसे बनते हैं। तो कभी भी ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड जब भी कॉम्बिनेशन आते हैं तो उसको हम पैरेलल या सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ सोल्व कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, मैं यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट था आपको सिर्फ ये बताना था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन बना के हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी उसमें हम प्लेट से मिलकर बने हुए कैपेसिटर्स के बारे में देखेंगे कि अगर कई सारी प्लेट्स से साथ में रख दी जाती है तो उसमें किस तरह के कैपेसिटर बन सकते हैं, ठीक है ना, प्लेट से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नए आए हैं इस चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।